अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। मीटिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मीटिंग की तस्वीर आप देखिए। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। चुनाव खत्म होने के बाद पहली मीटिंग है। योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में। सीएम योगी यूपी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, युवाओं को सौगात दे रहे हैं तो बदमाशों के लिए काल भी बन रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने आज अपने मंत्रियों और अफसरों को 100 दिन का टारगेट दे दिया है। क्या योगी का 100 डेज प्लान क्या है जिसने योगी सरकार के मंत्री और अफसरों की नींद उड़ा दी है? आइए जानते हैं जल्दी से। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। बाबा के राज में यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर गरज रहा है और अपराधी माफिया बदमाश तौबा तौबा कर रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चुनावी चर्चा के बाद लखनऊ पहुंचे सीएम योगी ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और अभी से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर जुट गए हैं। सीएम योगी ने आज मंत्रियों और अफसरों के लिए अगले 100 दिन का टारगेट सेट कर दिया है। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन में क्या क्या करना है ये भी समझा दिया। मंत्रियों को जनता के बीच रहने की नसीहत दी। पूरा फोकस अपने क्षेत्र प्रभार वाले जिले और विभाग पर करने को कहा। सीएम योगी ने मंत्रियों को दो टूक कहा कि हर विभाग से रिजल्ट चाहिए। अनावश्यक बयानबाजी से भी बचने की सलाह दी। मोबाइल पर बात करते समय सावधानी बरतने को भी कहा। सीएम योगी ने कहा कि हर विभाग से हमें 100 दिन में नतीजे चाहिए। सीएम योगी के ऑर्डर के बाद लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना राजधानी में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करते नजर आए। निरीक्षण के दौरान सुरेश कुमार खन्ना नगर निगम के 4 वार्डों में पहुंचे और जहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान गंदगी मिलने पर खन्ना ने नाराजगी जताई और नगर आयुक्त को संबंधित सफाई कर्मचारियों के 3 दिन के वेतन काटने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को यूपी में जल्द से जल्द संभावित 9 विधानसभा उपचुनाव के लिए जुटने का एजेंडा भी सौंप दिया है, क्योंकि बीजेपी के 5, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत 4 विधायक सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा योगी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी है। सीएम योगी का फोकस हमेशा से यूपी को विकास मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का रहा है और जिस तरह लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजे आए, सीएम योगी थोड़ी सी भी अब ढील देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। योगी कैबिनेट के अहम फैसले क्या हुए हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। क्या फैसले आज की तारीख में लिए गए? योगी कैबिनेट में आज ट्रांसफर पॉलिसी समेत क्या 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अफसर से लेकर कर्मचारियों का अब तबादला हो सकेगा। 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हो गया है। 2 निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पास हुआ है। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। महाकुंभ मेला 3200 हेक्टेयर की जगह 4000 हेक्टेयर जमीन में लगाई जाएगी। लखीमपुर में हवाई अड्डा का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले प्रदेश बनाने पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर योगी एक्शन में है, वहीं यूपी के चौंकाने वाले रिजल्ट ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सियासी माहौल हिला कर रख दिया है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। संगीत सोम ने कहा कि बालियान अपने कारणों से चुनाव हारे। उन्होंने सरधना में कोई विकास नहीं किया, लोगों को जेल भेजा गया, मुकदमे लगाए गए। संगीत सोम ने तो आरएलडी से गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आरएलडी के साथ आने के बाद हम वो सीटें भी हार गए जो 2019 में जीते थे। आरएलडी के आने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए।
मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उतारा था। जयंत चौधरी के साथ आने के बाद बालियान को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजीव बालियान को हरेंद्र मलिक से कड़े मुकाबले में 24,672 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। संजीव बालियान ने कहा कि मुस्लिम ध्रुवीकरण, जातियों में बंटवारा और कम वोट परसेंटेज की वजह से वो हारे, लेकिन संगीत सोम पर आरोप लगाकर उन्होंने भितरघात के आरोपों को फिर से हवा दे दी है। इससे पहले गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी भीतरघात के आरोप लगाए थे और कहा था कि कुछ नेताओं ने प्लानिंग करके बीजेपी को चुनाव हरवाया। जो सिस्टम है उसकी पावर नहीं रह जाती है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है, तो अधिकारियों ने अपनी मनमानी की और जो अधिकारी समाजवादी के टाइम में आपको पता ही है किस तरह भर्तियां हुई, वो या जो बहुत बड़े उन्होंने मलाईदार पोस्टों पर रहे, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, और मैंने इस बात को बार बार उठाया, उन लोगों को की पोस्ट पर बैठाया गया। 2019 में एसपी, बीएसपी और आरएलडी सभी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई थी। तब भी बीजेपी 62 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार आरएलडी, एसपी, एसपी से गठबंधन के बावजूद बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और यूपी में एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी यूपी में हार की वजहों पर मंथन कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस तरह से बीजेपी के दो नेता आमने सामने आ गए हैं, उसने बीजेपी की टेंशन तो बढ़ाई है, पार्टी की अंदरूनी कलह को भी सामने लाकर रख दिया है।